हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 जून 2021 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जहां पर हम लेके आते हैं 5 क्वेश्चंस आपके लिए। और आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 8 चैप्टर 13 से लेकर 18, जो हम आरबीएससी बुक्स के ले रहे हैं। और वो राजस्थान बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं राजस्थान के, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं ये राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, हम सबसे पहली बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो पहला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के कारणों में से कौन सा सही नहीं है। तो ये आप भी जानते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो वायु प्रदूषण के जो कारण हैं वो अपने ऑप्शन नहीं होंगे, और जो वायु प्रदूषण के कारण नहीं है वो हमारे आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे सीमेंट चीनी उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, बिकॉज वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, और ये वायु प्रदूषण का कारण है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, बिकॉज आपसे पूछा हुआ है क्या सही नहीं है। अगला ऑप्शन है ज्वालामुखी भूगर्भीय विस्फोट। तो दोस्तों, जब भी ज्वालामुखी भूगर्भीय विस्फोट होता है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा गैसें निकलती हैं, गैस निकलती है, जैसे CO2 हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या फिर यहाँ पर बहुत सारा ऐसा धुआं निकलती है जिससे क्या होता है, आपका वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी आपने ज्वालामुखी का उद्गार कभी किसी न्यूज़पेपर में देखा होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारी धुआं वहाँ पर दिखाई देती है। तो उससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण हो जाता है। 10-10, 15-15 किलोमीटर के अंतराल में वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता और सांस लेने की भी दिक्कत आ जाती है वहाँ पर। तो ये वाला विकल्प भी आपका सही नहीं है, बिकॉज इससे भी, इन दोनों ऑप्शन से भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अगला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, कारखानों में गैस रिसाव। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कारखानों में जब गैस रिसाव होगा तो उससे भी वायु प्रदूषण होगा। जैसे आपने एक भोपाल की जो गैस त्रासदी के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जहाँ पर गैस रिसाव हुआ था तो उससे क्या हुआ था, आसपास के जो एरिया था 10-15 किलोमीटर में, वहाँ पर लोगों की मृत्यु तक हो गई थी। लगभग 1500 लोग वहाँ पर मारे गए थे भोपाल की जब गैस त्रासदी वहाँ पर हुई थी। तो ये भी क्या है कि वायु प्रदूषण का उदाहरण है, वायु प्रदूषण का एक कारण है। तो ये भी आपका विकल्प नहीं होगा, आपका आंसर नहीं होगा, बिकॉज आपसे पूछा हुआ है सही नहीं क्या है, सही नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका विकल्प नहीं है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से कोई नहीं पर टिक करना है, बिकॉज यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके वायु प्रदूषण के कारण हैं। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सीसा युक्त पेट्रोल में पाए जाने वाले टेट्रा एथिल लेड किस रोग का कारक है। तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपन को डायरेक्ट किस पे टिक करना है, कैंसर पर। बिकॉज जो SIV होता है, मलेरिया होता है, इनके कारण कुछ और होते हैं, लेकिन कैंसर जो होता है ये टेट्रा एथिल लेड होता है, उससे क्या होता है, कैंसर हो जाता है। तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर कैंसर ध्यान रखना है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सैटेलाइट फ़ोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। सैटेलाइट फ़ोन किससे रिलेटेड यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला है, यह फ़ोन पृथ्वी के भूस्थिर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे उपग्रहों से संपर्कित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बात है कि सैटेलाइट फ़ोन है। तो सैटेलाइट फ़ोन है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसमें एक लाइन आ रही है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या चीज़ होती है? सैटेलाइट होती है उपग्रह। जैसे हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगाता है तो उसको क्या बोला जाता है? चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है, सैटेलाइट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो सैटेलाइट होते हैं ये नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, यानी प्राकृतिक जो होते हैं वो सैटेलाइट्स होते हैं। लेकिन हमारे मैन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं जो हम पृथ्वी के ऊपर भेजते हैं रॉकेट के माध्यम से, जो इसरो भेजता है या फिर नासा भेजता है, जितने भी अंतरिक्ष एजेंसी होती हैं। तो ये जो कृत्रिम सैटेलाइट्स होते हैं जो भी क्या होते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन कृत्रिम सैटेलाइट्स होते हैं, इनकी क्या एक लाइफ होती है, और लाइफ के बाद में ये खुद अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे लाइफ होने के बाद में इनकी बैटरी ख़राब हो जाती है, या फिर इनके सेंसर्स काम करना बंद कर देते हैं। तो या फिर जो इसरो या फिर ऐसी जो संस्थाएं होती हैं वो भी इनका उपयोग करना बंद कर देती हैं, क्योंकि इनका जो डेटा होता है वो रिलायबल नहीं होता एक समय के बाद में। तो क्या होता है जो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको सैटेलाइट समझ आ गई होगी। अब सैटेलाइट फ़ोन है तो इसका मतलब वो सैटेलाइट से कहीं न कहीं लिंक है।
अगला पहला ऑप्शन दे रखा है पृथ्वी के भूस्थिर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे। तो भूस्थिर कक्षाएं वो होती हैं भूस्थिर। भूस्थिर का मतलब ये है कि जो पृथ्वी से वो सैटेलाइट स्थिर दिखाई दे। जैसे अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप इस सैटेलाइट को देखेंगे तो हमेशा ये सैटेलाइट आपको यहीं पर दिखाई देगी। जैसे आपकी DTH हो गई या फिर जितनी भी डिश लगी हुई है तो वो सैटेलाइट वो डिश एक जगह फिक्स कर दी जाती हैं और देन उसके बाद में वो सैटेलाइट हमेशा वो डिश से कनेक्टेड रहती है, डिश पे बिल्कुल उसकी डायरेक्शन में रहती है। तो अगर ये सैटेलाइट भी उस हिसाब से घूमे जिस हिसाब से पृथ्वी घूमती है तो हमेशा मान लो ये सैटेलाइट यहाँ पर आ गया और ये आप यहाँ पर हो, क्योंकि पृथ्वी भी मूव कर रही है, राउंड कर रही है और ये सैटेलाइट भी। तो ये दोनों आप क्या रहेंगे, हमेशा 24 घंटे पूरी लाइफ टाइम एक ही पॉइंट पर ये नज़र रखते हैं सैटेलाइट। तो इनको बोलते हैं भूस्थिर कक्षाएँ। और भूस्थिर कक्षाएँ कितने किलोमीटर पे होती हैं? 36,000 किलोमीटर पर भूस्थिर कक्षाएँ होती हैं जहाँ पर सैटेलाइट स्थिर होते हैं। तो ये जो गैप है ये होता है 36,000 किलोमीटर। तो दोस्तों ये भूस्थिर कक्षाएं जो होती हैं तो ये बिल्कुल सही है कि जो भूस्थिर कक्षाओं में जो सैटेलाइट घूम रहे हैं तो यहाँ पर जब सैटेलाइट होगा और ये हमेशा आपसे कांटेक्ट में रहेगा, ये हमेशा ये कांटेक्ट में रहेगा फ़ोन से, तभी ये कार्य कर पाएगा। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये भूस्थिर कक्षाओं में जो भी उपग्रह सैटेलाइट हैं उनसे ये कांटेक्ट में आ जाता है, बिकॉज ये सैटेलाइट फ़ोन है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। इनका उपयोग सामान्य नेटवर्क प्रदाता का कवरेज क्षेत्र न होने पर भी किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। आपका कोई मोबाइल फ़ोन होता है, ये मोबाइल फ़ोन यहाँ पर आपका टावर लगा हुआ है, अगर इसमें कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है या फिर कहीं पर आप ऐसे पहाड़ों में चले गए हैं या दुर्गम स्थानों पे चले गए हैं जहाँ पर टावर्स नहीं है, तो वहाँ पर भी आपका सैटेलाइट की रीच होगी, सैटेलाइट वहाँ पर भी काम करेगा, क्योंकि सैटेलाइट की जो रेंज होती है बहुत व्यापक होती है। पूरे एक भारत को, पूरे एक देश को, पूरे एक जगह को ध्यान में रखकर सैटेलाइट्स का निर्माण किया जाता है, उनको छोड़ा जाता है। तो एक पूरे एरिया में इनका जो क्षेत्र होता है, वो कवरेज होता है, वो बहुत व्यापक होता है। तो अगर जहाँ पर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है वहाँ पर भी इनका यूज आएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि अगर कोई प्राकृतिक त्रासदी आ जाती है, कोई अभियान हो जाते हैं, तो और वहाँ पर जैसे लाइट चली गई, मान लो आप राजस्थान के किसी जयपुर जगह पे हो, वहाँ पे बाढ़ आ गई, वहाँ पर वो लाइट्स चली गई हैं और आपके वो सारे नेटवर्क काम नहीं कर पा रहे हैं, तब भी सैटेलाइट, बिकॉज सैटेलाइट वहाँ पर प्रभावित नहीं होता है, तो सैटेलाइट फ़ोन जो होता है वो इन कंडीशंस में भी काम करता है, अगर कोई आपदा आ जाती है तो भी। दूसरी चीज़, अगला पॉइंट है, ये सामान्य मोबाइल फ़ोन की तुलना में आर्थिक रूप से सस्ते होते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज जहाँ पर कॉल रेट लगभग, जो आपके जो फ़ोन्स होते हैं जो उनकी कॉल रेट लगभग 1 रुपये 2 रुपये या फिर आजकल प्लान्स बहुत सस्ते आ रहे हैं उस हिसाब से होती है, लेकिन जो सैटेलाइट्स के जो डेटा होता है, वो सैटेलाइट्स के जो कॉल रेट होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है। करीब आपको हर महीने का करीब 1000 से 2000 3000 रुपये यहाँ पर प्लान्स के हिसाब से आपको खर्च करना पड़ता है। तो फोर्थ विकल्प जो है आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके विकल्प क्या हो जाएंगे, पहले, दूसरे, तीसरे। तो फोर्थ विकल्प कौन कौन से हैं, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, क्योंकि सभी सत्य हैं। तो ये वाला भी आपसे ऑप्शन नहीं आएगा, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे और पहला और दूसरा जो पहला ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा। देन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी ई-कॉमर्स वेबसाइट है? तो सबसे पहली बात क्या है दोस्तों, वेबसाइट। तो यहाँ पर एक वेबसाइट ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों वेबसाइट क्या होता है, जब भी आपको इंटरनेट ब्राउज़र खोलते हैं, यहाँ पर इंटरनेट ब्राउज़र का मतलब ये होता है कि जहाँ से आप इंटरनेट चला सकें। तो इंटरनेट चलाने का, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, तो ये क्या है, ब्राउज़र है जहाँ से आप इंटरनेट चला सकते हो। तो यहाँ पर जो वेबसाइट होती है, तो एक वेबसाइट क्या होती है, एक जगह होती है। जैसे एक पता होता है कि आप जयपुर में रहते हैं, तो पृथ्वी है, पृथ्वी को आप एक ब्राउज़र मान सकते हो, और वहाँ पर एक लोकेशन है जयपुर, जिसे आप क्या कह सकते हो कि ये एक वेबसाइट है, उसका एड्रेस है। तो वेबसाइट एक जगह होती है, जो एड्रेस होता है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट किसे कहते हैं, ई कॉमर्स किसे कहते हैं, अगर आप कोई भी खरीदना बेचना, जैसे आप कोई भी सामान आजकल मंगाते हो अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से कुछ भी सामान मंगा लेते हो, तो जो आप व्यापार कर लेते हो, कुछ खरीदारी कर लेते हो, उनको बोला जाता है ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स बोला जाता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से या वेबसाइट से आप खरीदारी कर रहे हो, तो उसको बोला जाएगा ई कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स।
तो अब इसमें से अपन को पता करना है कि निम्न में से कौन सी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो आपको पता होगा फेसबुक आपने यूज ली होगी, तो फेसबुक जो है वो क्या है, सोशल मीडिया वेबसाइट है। सोशल मीडिया, ये क्या है, सोशल मीडिया है। लिंक्डइन, ये भी एक जो है सोशल मीडिया वेबसाइट है। अगला है टम्बलर, ये भी क्या है, सोशल मीडिया वेबसाइट है। लेकिन जो मिंत्रा है, अगर आपने कभी परचेजिंग की हो तो यहाँ पर क्लोथ्स की एक ये क्या है, क्लोथ्स की ये क्या है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो मिंत्रा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिकॉज मिंत्रा भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील की तरह एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अम्ल वर्षा के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों अम्ल वर्षा सबसे बड़ी बात है। वर्षा जो होती है, आपको इस बारे में आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कभी आएगा तो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अम्ल वर्षा क्या होती है? तो दोस्तों जब शुरू में जो वर्षा होती है, कई बार आपने देखा होगा, तो अपने एनवायरनमेंट में HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया, तो ये क्या होता है कि ये हवा में घुले हुए रहते हैं। HCl हाइड्रोजन, क्लोरीन, SO4 सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे आपको हाइड्रोजन गैस हो गई, या फिर यहाँ पे क्लोरीन हो गई, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये आपके क्या होता है कि जैसे ज़्यादा प्रदूषण होता है तो ये एनवायरनमेंट में पहले से उपस्थित रहते हैं। तो जैसे ही वर्षा होती है, तो वर्षा होने के बाद वर्षा में क्या होता है, पानी होता है, तो H2O प्लस SO4, तो ये क्या होता है, आगे जाकर ये क्या बना देते हैं, H2SO4 बना देते हैं। और H2SO4 क्या है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। उसी तरह से अगर वर्षा है, जो जिसे क्या कहा जाता है, H2O कहा जाता है। जल है, वर्षा में क्या होती है, पानी की बूंदें होती हैं, और पानी का सूत्र क्या है, H2O है। और अगर आपका वहाँ पर क्लोरीन आपकी गैस अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, तो ये जाके क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और बाकी जो साइड प्रोडक्ट है वो तो निकल जाएंगे, लेकिन ये क्या बन जाएगा, HCl, और इसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो H2SO4 और HCl अगर बन जाते हैं, तो इससे जो भी वर्षा होती है, इससे जो वर्षा होगी उसे कहा जाएगा, अगर ये पानी के साथ में नीचे आ जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है अम्ल वर्षा। अब दोस्तों ये अम्ल वर्षा है, तो अम्ल वर्षा में क्या होगा, पानी के साथ में क्या आ रहे हैं, आपको एसिड आ रहा है साथ में। जब भी वर्षा होगी तो पानी के साथ में एसिड आएगा। तो देन सबसे बड़ी बात है, जब एसिड आता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अम्ल वर्षा से इमारत, स्मारक, पुल, रेलिंग, रेलवे लाइन का संचारण होता है। तो ये जितने भी लोहे के जो चीज़ें होती हैं, इमारतें होती हैं, ये क्या करती हैं, जब ये H2SO4 या फिर HCl से संपर्क में आती हैं, तो ये क्या होती है, इन पे जंग लग जाती है। जंग लग जाती है, जल्दी ख़राब होने लगती हैं। तो जैसे आपने कोई मार्बल का काम करवाया हुआ है मकान पर, और अगर बारिश होती रहेगी वहाँ पर, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो मार्बल पीला पड़ने लग जाता है। तो इससे क्या होगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो इमारतें हैं वो भी क्या होती हैं, अम्ल वर्षा से प्रभावित होती हैं। अगला ऑप्शन है मृदा का pH अधिक हो जाता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही नहीं है, बिकॉज आप भी जानते हैं कि जो pH स्केल होता है, pH स्केल वो 0 से लेकर 14 तक होता है, और यहाँ पर होता है 7, जिसको कहा जाता है उदासीन बिंदु। pH का 0 से लेकर जो 7 तक होगा उसको कहा जाएगा अम्लीय, और ये जो क्षेत्र होगा इसको कहा जाएगा क्षारीय। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अगर अम्ल वर्षा होगी तो मृदा का pH बढ़ेगा या कम होगा। अम्ल वर्षा होगी तो अम्लीय हो जाएगी मृदा, और उसका pH क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। अगर वो बढ़ेगा तो मृदा क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। तो मृदा अगर अम्लीय हो रही है तो उसका pH क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो आपका ये जो दूसरा विकल्प है वो क्या है, गलत है। पहला विकल्प सही है, दूसरा आपका गलत है। यहाँ पर मृदा का pH कम हो जाता है जब अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। अब मृदा का pH अगर कम हो जाता है तो मृदा क्या होती है, जो उसकी क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी, मृदा क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, उसमें फसलें नहीं होंगी। तो ये बिल्कुल आपका विकल्प सही है। अगला है पादपों और जंतुओं की झिल्लियाँ खराब हो जाती हैं। तो दोस्तों ये भी विकल्प सही है कि जब अम्ल वर्षा होती है तो जो पादप और जंतु हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 आपके विकल्प सही हैं, और 2 विकल्प, दूसरा विकल्प गलत है। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे 1 दूसरा गलत है, दूसरा यहाँ पर आ रहा है, ये भी आपको ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा,
ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा 3 और 4, बिकॉज यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है जो कि गलत है वो इसमें नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये पांचों क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अम्लीय वर्षा और ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं हर एक एग्ज़ाम में। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में ये वाली PDF आपको मिल जाएगी जिसके क्वेश्चंस आप बाद में भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में, जहाँ पर आपके लिए नए 5 क्वेश्चन फिर से आने वाले हैं। तो थैंक यू, नमस्कार। और हमारे चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब और लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।